नमस्ते, मैं हूं रितिका सिंह। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण के लिए सियासी दलों को शर्तों के साथ रैली की इजाजत दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपी की कैराना में पार्टी उम्मीदवार प्रियंका सिंह के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में 5 पार्टियों के साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन नाम से नया मोर्चा बनाया और मुंबई में एक 20 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। बीजेपी ने कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे को इस बार भी अपने प्रचार अभियान में तवज्जो दी और इसी के तहत अमित शाह ने वहां डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया और एक बच्ची ने उन्हें चुनरी पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद अमित शाह ने भी बच्ची को दुलार किया। यही नहीं, एक घर के बाहर तो एक बच्चा एक प्लेट में मिठाई लेकर उनका इंतजार करता दिखा। अमित शाह ने प्लेट से मिठाई उठाकर बच्चे को खिलाई। इस दौरान वहां पीएम मोदी और अमित शाह के समर्थन में नारेबाजी भी होती रही। अमित शाह भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। अमित शाह ने कैराना में घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका सिंह के समर्थन में प्रचार भी किया और योगी सरकार के कामों की जानकारी देने के लिए पर्चे भी बांटे। और इसके बाद अमित शाह ने कैराना में उन परिवारों से मुलाकात भी की जिन्होंने आरोप लगाया था कि इलाके के दबंगों के डर से उन्हें अपने परिवार के साथ कैराना से पलायन करना पड़ा था। और इन लोगों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कैराना से पलायन रोकने के लिए योगी सरकार के काम की तारीफ की। जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। जिन पीड़ित परिवारों से अमित शाह ने मुलाकात की, उनमें एक परिवार ने बताया कि 2014 में वो डर की वजह से पलायन कर चुके थे और 2017 में वापस लौटे। उन्होंने अमित शाह की ओर से हर संभव मदद का भरोसा मिलने की भी बात कही। हमारी पीड़ा को उन्होंने समझा और हमारी पीड़ा का साझा करने का आश्वासन दिया। वहीं अमित शाह ने यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोबारा बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। वहीं कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन ने इकरा हसन ने पलायन के आरोपी को खारिज कर दिया है, तमाम आरोपों को खारिज किया है और बीजेपी पर इसे बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। 1-2 फैमिलीज हैं जो अपने इकोनॉमिक उसके बेटरमेंट के लिए यहाँ से गए थे, तो इट्स नॉट एन इशू एज आई सेड और इससे कोई फर्क ऑन ग्राउंड नहीं पड़ेगा। कैराना से अमित शाह ने चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में जनता के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन के तहत बुलंदशहर के गिरधारी नगर मोहल्ला गए, जहां लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ को तिलक भी लगाया। इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने वहां छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान वो एक छोटे बच्चे को गोद में उठाकर खिलाते हुए भी दिखाई दिए। सीएम के इस दौरे से लोगों में काफी उत्साह नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस कैंपेन के बाद यूपी की पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला। 2017 के पहले प्रदेश अव्यवस्था, अराजकता और असुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर था। 100 बात की एक बात यह कि यूपी चुनाव में बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यूपी की बरेली कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया एरन ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके पति और कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण एरन ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ताली बजाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। यही नहीं, सुप्रिया एरन के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही पार्टी ने उन्हें बरेली कैंट सीट से टिकट देने का ऐलान कर दिया। 100 बात की एक बात यह कि करीब 2 दशक से कांग्रेस में रही सुप्रिया एरन बरेली की मेयर रह चुकी हैं और करीब 1 हफ्ते पहले ही कांग्रेस ने भी उन्हें बरेली कैंट सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच राजस्थान के भरतपुर से सांसद रह चुके रामस्वरूप कोली का एक डांस वीडियो वायरल हो गया है, जिसके साथ दावा यह किया गया है कि यह वीडियो समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी कि एटा विधानसभा का है, जहां चुनाव के लिए रामस्वरूप कोली को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
और वहां वो प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के लिए बनाए गए एक गाने पर जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी नजर आए। भगवा कुर्ते और सफेद धोती में पूर्व सांसद ने काफी देर तक यूं ही डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उनके इस जोरदार डांस को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। 100 बात की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह वीडियो एटा का बताया गया है, जहां बीजेपी की तरफ से विपिन वर्मा डेविड चुनावी मैदान में है। चूंकि एटा विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए खास माना जाता है और इसलिए बीजेपी ने यहां प्रचार की जिम्मेदारी राजस्थान के भरतपुर के पूर्व सांसद राम स्वरूप कोली को दी, जहां चुनावी गाने पर थिरकते हुए उनका ये वीडियो वायरल हो गया। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए शर्तों के साथ रैली की मंजूरी दे दी है। चुनावी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 28 फरवरी से रैली करने की इजाजत होगी, जबकि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए भी यह आदेश लागू होगा। और 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दल 1 फरवरी से खुली जगह पर छोटी रैली कर सकेंगे, जिनमें 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इन रैलियों के लिए जगह तय करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास रहेगा। इसके अलावा अब डोर टू डोर कैंपेन में 5 की जगह 10 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि रोड शो और बड़ी रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की डीएम और एसपी बदले। चुनाव आयोग ने फिरोजाबाद, बरेली और कानपुर के जिला अधिकारियों को हटा दिया, जबकि कौशाम्बी और फिरोजाबाद के एसपी को भी बदल दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम के चेहरे वाले बयान से यू टर्न ले लिया, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया। जबकि एक दिन पहले यूपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद के चेहरे पर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने अपना नाम लिया था। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। वहीं अपने बयान पर प्रियंका के इस यू टर्न के बहाने बीजेपी ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के अभियान पर ही सवाल उठा दिए। खुद ही उससे पलट कर गई, तो साफ है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, नारा उनका खोखला है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गए। उत्तर प्रदेश में आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसके बाद जेडीयू ने 26 विधानसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी की, जहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बीजेपी ने पिछले 5 सालों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए 403 एलईडी रथों को रवाना किया। बताया गया कि इनमें लगे स्क्रीन की मदद से प्रदेश की हर विधानसभा सीट तक पार्टी अपनी बात पहुंचाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर देखिए लगातार यहां पर 403 जो चुनावी रथ हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमने जो कहा सो करके दिखाया, हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि इस प्रचार अभियान पर बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। साइकिल घर घर में है, जन जन में है, हर गांव में है, इसलिए जब हर साइकिल निकल जाएगी तो उनका रेडी रथ अपने आप फेल हो जाएगा। लद्दाख के करगिल में 4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। गोवा में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत के बाद पार्टी ना छोड़ने की शपथ ली, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले 17 विधायकों में से 15 ने पार्टी छोड़ दी थी। जिससे सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस अपने सभी 36 उम्मीदवारों को अलग अलग धार्मिक स्थलों पर ले गई और उन्हें जीत के बाद पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ दिलवाई गई। कांग्रेस ने इस पहल को चुनाव से पहले जनता के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर संदेह दूर करने की पहल बताया। We have tried to remove any doubts in the minds of the public. कांग्रेस के इस कार्यक्रम के दौरान पी चिदम्बरम और दिगंबर कामत समेत गोवा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे।
मुंबई के ताड़देव इलाके में सुबह सुबह आग लगने की खबर से अफरा तफरी मच गई। वहां एक रिहायशी बिल्डिंग आग लगने से वहां पर 6 लोगों की मौत हो गई। 20 मंजिला इमारत में इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई, जिसके बाद उस बिल्डिंग की 15वीं मंजिल से बेतहाशा धुआं निकलता दिखाई दिया और फिर आग फैलते फैलते 19वीं मंजिल तक जा पहुंची, जिसके बाद फौरन इस पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। दमकल विभाग के लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम काम न करने की वजह से हादसा ज्यादा बड़ा हो गया। नीचे से ले करके फायर फाइटिंग ऑपरेशन करना पड़ा। बिल्डिंग की जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रही। इस पर काबू पाने के लिए दमकल की 13 गाड़ियां तैनात की गयी। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार आग को बुझा लिया गया। डोर टू डोर अभी भी चेकिंग हम कर रहे हैं कि किसी को और कोई रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी। इस हादसे के वक्त पुलिस के मुताबिक तकरीबन 25 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और इस दर्दनाक हादसे की खबर लगते ही मुंबई के नगर निगम यानी कि बीएमसी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही जिन अस्पतालों ने लोगों को भर्ती करने से पहले कोरोना जांच का हवाला दिया, उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही। वो कहेंगे आर्टिफिशियल नहीं हुआ है, ये तो यही इमरजेंसी है, इमरजेंसी में लेना पड़ेगा। इसके बाद मेयर ने उन अस्पतालों का भी दौरा किया जहां हादसे के बाद लोगों को भर्ती कराया गया। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों का हालचाल जाना, साथ ही हर मुमकिन मदद का वादा भी किया। कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग हैं। घटना की जानकारी लगते ही शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचे और इस पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया। उसकी इंक्वायरी तो होगी। हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान भी किया गया। 100 बात की एक बात यह कि मुंबई में जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान 19वीं मंजिल में होने का दावा किया गया। साथ ही इस घटना में कई बुजुर्ग लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी आ रही थी। हालांकि उन्हें फौरन इलाज मिल गया, जिसकी वजह से उनमें कई लोगों की जान बच गई। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी से इस्तीफा दिया। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लक्ष्मीकांत पार्सेकर अपनी पुरानी सीट मांद्रेम से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक दयानंद सोपते को अपना उम्मीदवार बनाया है। सोपते 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को ऑनलाइन लॉन्च किया। बताया गया कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर के विकास में पारदर्शिता लाना है। इस दौरान अमित शाह ने ये भी भरोसा दिया कि हालात सुधरने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे। इसका ऐलान होते ही पटना में आरजेडी की ओर से होर्डिंग लगाकर बीजेपी पर हमला बोला गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें आरजेडी खुद तो चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो अब अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 26 जनवरी को तेजस्वी यादव अखिलेश के साथ वर्चुअल तरीके से रैली करेंगे, जिसके लिए तैयारी भी तेज कर दी गई। बीजेपी का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी की जोड़ी काम करेगी। यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की तारीख बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दी। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई। 26 जनवरी से पहले नेवी के जवानों ने राजपथ पर परेड का अभ्यास किया। इस दौरान नेवी के बैंड के जरिए बजाए गए हिंदी फिल्म के गाने पर जवान डांस करते भी दिखे, जिसे एक फोटो जर्नलिस्ट ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा के लिए दूसरे चरण के 55 में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार यूपी में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है।
जम्मू कश्मीर में जारी आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहां सुरक्षा बल ने शोपिया में 2 आतंकवादियों की खबर होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर गोलीबारी भी की, जिसका जवाब देने में सुरक्षा बल के जवानों ने भी देर नहीं की। वहां तैनात टुकड़ी ने बर्फ से घिरे जंगलों के बीच छिपे आतंकवादियों पर जोरदार हमला बोला और लगातार फायरिंग कर उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक इसका जवाब नहीं दे पाए। एक एक कर उन दोनों को जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि मुखबिर की सूचना पर किलबल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां 2 आतंकवादियों के होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। बताया गया कि इस कार्रवाई में आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही हथियार भी जब्त कर लिए गए, जिसके बाद वहां बख्तरबंद गाड़ियों में सवार जवानों ने गश्त की। सौबात की एक बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंक की सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ा हुआ है, जिसमें अभी तक कई इनामी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। शोपिया में भी जब सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों से भिड़े तो मुठभेड़ काफी देर तक चली, जिसके बाद कश्मीर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दोनों आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी नाजिर कुरैशी ने नामांकन के दौरान जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैली, जुलूस और पदयात्रा निकालने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी नाजिर कुरैशी ने चुनाव आयोग के आदेशों को ताक पर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुरादाबाद की देहात विधानसभा सीट से नामांकन के लिए जाने के दौरान उन्होंने गाजेबाजी के साथ एक बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। लेकिन किसी ने भी कोरोना नियमों की परवाह नहीं की। खुद हाजी नासिर कुरैशी ने मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जुलूस के दौरान उनके समर्थकों ने उन्हें अपने कंधे पर उठा रखा था। उन्हें फूलों की माला के साथ रुपयों की माला भी पहनाई गई। इस दौरान उनके समर्थक ढोल और नगाड़ों की थाप पर झूमते रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद हाजी नासिर कुरैशी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया और अपने समर्थकों से चुनाव में जी जान से जुट जाने की अपील की। वाला वक्त बहुत कम है, अभी चुनाव है, आप सब जाकर के जुट जाइए। मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभाएं हैं और जिले की सभी सीटों पर दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को वोटिंग होगी। सौबात की एक बात यह कि कुछ रोज पहले ही अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार ने टिकट मिलने की खुशी में चुनाव आयोग की रोक के बाद भी जुलूस निकाला था, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन अब की बार उन्हीं की पार्टी की मुरादाबाद ग्रामीण सीट से उम्मीदवार हाजी नाजिर कुरैशी ने नामांकन के दौरान जुलूस निकाला, जिसमें एक बार फिर कोरोना नियमों की अनदेखी पुरजोर तरीके से की गई। राजस्थान के नागौर में भिखारियों से मारपीट के आरोप में घिरे एक आरपीएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया है कि 3 दिन पहले आरपीएफ के इस जवान ने मकराना रेलवे स्टेशन पर 2 भिखारियों से मारपीट की थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आरपीएफ का जवान वेटिंग रूम में सो रहे भिखारियों से मारपीट करता नजर आया। वहां से सामने आए वीडियो में जवान एक भिखारी को लात मारते हुए वहां से चले जाने के लिए कहता दिखा। आरपीएफ के जवान ने उस भिखारी को एक के बाद एक कई लातें मारी, लेकिन मार खाने के बाद भी भिखारी वहीं डटा रहा, जिससे जवान और बौखला गया और उसने गुस्से में आकर जमीन पर सो रहे दूसरे भिखारी को खींचकर वहीं थोड़ी दूर पर पटक दिया। जवान यही नहीं रुका, वो दूसरे भिखारी को पटकने के बाद फिर से पहले भिखारी के पास गया और उसे लात मारने लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी जवान पर कार्रवाई की गई। जो भी उसके खिलाफ आपसे कार्रवाई होगी वो करेंगे, सस्पेंड कर दिया गया है। इस मारपीट के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने आरोपी जवान को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वीडियो में जवान को देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसने भिखारियों को वहां से निकाल फेंकने की कसम खा रखी थी। सौबात की एक बात यह कि इस मामले ने जब तूल पकड़ा, जब इसका वीडियो वायरल हो गया, इसके बाद रेलवे पुलिस ने आरोपी जवान को निलंबित कर दिया है और इस पूरी घटना पर जांच बैठा दी गई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में नया मोर्चा बनाया। यूपी में चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम से बने इस गठबंधन में एआईएमआईएम के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की बैमसेफ समेत 5 पार्टियां शामिल हैं। ओवैसी ने इस गठबंधन के सत्ता में आने पर 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कही। 2 मुख्यमंत्री होंगे,
एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के। इस गठबंधन में शामिल बेमसेप के वामन मिश्राम ने कहा कि अब यूपी चुनाव के रण में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। अभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी की टक्कर होगी। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों को निशाने पर लेने से नहीं चूके। अभी 25 साल 30 साल तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। खबर है कि आईपीएल 2022 के मैच मुंबई में होंगे। हालांकि मैचों को देखने के लिए दर्शक स्टेडियम नहीं जा पाएंगे। बताया गया है कि कोरोना संकट की वजह से ये फैसला लिया गया। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,37,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि इस महामारी से 488 लोगों की मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 97 लाख रुपए के नशीले पदार्थ को जब्त करने का भी दावा किया। अलवर में हुए कथित रेप के मामले में एक नया मोड़ आ गया। वहां नगर निगम पर वारदात वाली जगह से सबूत मिटाने का आरोप लगा। दावा किया गया कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस जगह पर झाड़ू लगवा दी, जहां नाबालिग लड़की से रेप होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में नगर निगम आयुक्त ने अपनी तरफ से सफाई दी। पुलिस के द्वारा न तो वहाँ कोई इस तरीके की रोक लगाई गई है, न कोई इस तरीके का कोई वो किया गया है। तो जो रूटीन की सफाई है वो उसी हिसाब से की गई है। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, बीजेपी इस मामले में सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार शुरू से ही इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। संपूर्ण साक्ष्य को नष्ट करना इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार के करनी और कथनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। राज्य सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास ने दावा किया कि बीजेपी इस तरीके की बयानबाजी केवल माहौल बिगाड़ने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा सीबीआई को जांच दो, अब तो जांच दे दी सीबीआई को। तो अब आपको जो करना है सीबीआई करेगी, हमारी पुलिस भी काम कर रही है, सीबीआई भी करेगी। यूपी के अलीगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान इम्तियाज के घर पर पुलिस ने जिला बदर का नोटिस चस्पा किया। एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके सलमान पर आरोप है कि वो सीए एनआरसी के मुद्दे पर शहर में हुए हंगामे में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान पीएम ने जिलों में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां ली और उन जिलों की तारीफ भी की जहां ज्यादा तरक्की हुई है। एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से, जहां लाल किला हिंसा के आरोपी लखा सिधाना के चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। कुछ किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चे की लिस्ट में लखा सिधाना का भी नाम सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी पंजाब से, जहां लाल किला हिंसा का आरोपी लखा सिधाना जिसके चुनाव लड़ने की जानकारी मिल रही है। चमन पलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, पूरी जानकारी बताइए। जी देखिए, किसान संगठनों के द्वारा बनाई गई पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा ने आज पंजाब की 35 विधानसभा सीटों के लिए अपनी उम्मीदवारों की जो सूची है वो दूसरी सूची जो है वो जारी की थी। उसमें जो दिल्ली हिंसा लाल किले में जो लखा सिधाना था उसको भी उन्होंने अपना उम्मीदवार मोर हल्के से जो है उसे अपना उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात करें लखा सिधाना की, तो लखा सिधाना जब किसान आंदोलन में 26 जनवरी को जब लाल किले में हिंसा हुई थी तो उसका मेन जो आरोपी था वो उसमें उसका नाम दर्ज था। हालांकि बाद में उसको काफी दिनों बाद जो है दिल्ली पुलिस से बेल भी मिली, लेकिन अब किसान पार्टी जो किसान संयुक्त समाज मोर्चा की तरफ से जो है उनको मोर मंडी से उतारा गया है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया चमन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। वो लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन इस दौरान आग इतनी खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी।
100 बात की एक बात यह कि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें थर्माकोल बनाया जाता है और यही वजह रही कि आग तेजी से भड़की और उसे बुझाने में वक्त भी लगा। बताया यह भी गया है कि इस हादसे में फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां बारात में हुई फायरिंग में एक लड़के को गोली लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि फायरिंग करने वाला शख्स सेना में जवान है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वीडियो में वो शख्स शादी में हो रहे नाच गाने के दौरान गोली चलाता दिखा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वीडियो में लोग जमकर थिरकते नजर आए। वो डीजे पर गाने बजाकर मस्ती में खूब झूमे। इस दौरान आरोपी जवान भी उनके साथ डांस करता नजर आया। लेकिन जैसे ही फायरिंग हुई सब हक्के बक्के रह गए। कुछ देर तक तो उनको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही एक लड़के को गोली लगने की बात पता चली तो उन्होंने आरोपी को घेर लिया और लोग घायल लड़के को अस्पताल ले गए। 100 बात की एक बात यह कि हम लोगों को हथियार का लाइसेंस मिल जाए तो दिमाग खराब हो जाता है और हम उसकी नुमाइश करने के लिए ही जश्न के नाम पर ऐसे तमाशे करते हैं। बागपत में भी यही हुआ, जिसमें डांस और फिर उस दौरान हुई फायरिंग में 15 साल का एक लड़का घायल हो गया। गुजरात के मेहसाना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक शादी समारोह में ढोल बजाने वालों पर नोटों की बारिश कर दी गई। बताया यह गया है कि मेहसाना के लिंच गांव में शादी ब्याह में शगुन के तौर पर ढोल वालों को पैसे देने का रिवाज है, जिसके चलते एक शख्स ने ढोल बजाने वालों के आगे नोटों का ढेर लगा दिया। वीडियो में दिखा कि एक आदमी ने नोटों से भरा एक बड़ा सा थैला ढोल वालों के सामने लाकर पलट दिया, जिससे वहां हर तरफ नोट ही नोट बिखर गए। इन नोटों में ज्यादातर 10 रुपए के नोट थे। इतने सारे नोटों को देखकर ढोल वालों ने भी जमकर ढोल बजाना जारी रखा। इस दौरान ढोल वाला आदमी इतना खुश दिखा कि पैसों के ऊपर से फांद कर ढोल बजाता रहा। ये नजारा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने उन्हें इटावा की जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग की। लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार हुआ, हालांकि अभी भी वो आईसीयू में ही हैं। लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव आने पर कुछ दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी मांग पूरी कराने के लिए धरने पर बैठे किसानों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी। दरअसल किसान बीते 20 दिनों से कई मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि सरकार ने नया रायपुर बसाने के लिए उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन बदले में मुआवजे और रोजगार का अपना वादा नहीं निभाया। बहुत बड़े षड्यंत्र करते हुए ब्रिटिश शासन कम नहीं है। नया रायपुर बीजेपी की सरकार के वक्त बसाया गया और 2018 में सत्ता में कांग्रेस आ गई, जिसके बाद कांग्रेस इसे बीजेपी की वादा खिलाफी बताती नजर आई। साथ ही उसने ये दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे लोग खुद ही इस समस्या से निजात नहीं पाना चाहते। लोग जो सर्वे करवा रहे थे उसको भी उन लोगों ने रोक दिया कि आप अभी सर्वे मत कराइए, जब हम लोग कहेंगे तब सर्वे होना चाहिए। जैसे ही कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, बीजेपी की तरफ से जवाबी हमला तेज हो गया। सरकार सरकार होती है और किसी अगर एक सरकार ने वादा किया तो दूसरी सरकार को उसको पूरा करना ये दायित्व है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने डिजिटल प्रचार तेज कर दिया। इसके लिए बीजेपी ने वाराणसी में एक वॉर रूम तैयार किया और साथ ही स्पेशल 24 नाम की एक टीम भी बनाई, जो योगी सरकार के कामकाजों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। डिजिटल वॉर रूम तैयार किया गया है। कोई ग्राफिक्स बना रहा है, कोई जो बीजेपी की नीतियां हैं उनको कागज पर उतार रहा है। इसके अलावा स्पेशल 24 की टीम लोगों को फोन करके भी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हम लगातार अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और लोगों अपनी सरकार के किए गए कार्यों को ऊपर दिखा भी रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बिजनौर और मुजफ्फरनगर की 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया। इसके बाद वो चुनाव प्रचार के लिए अमरोहा निकल गए। महाराष्ट्र के नागपुर में एक आदमी अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंककर फरार हो गया, जिससे वो महिला बुरी तरह झुलस गई। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था।
है।